भविष्य में इंसानों की बढ़ती आबादी के चलते अब इंसानों का एक साथ धरती पर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि रिसोर्सेज की कमी होने लगी और कईयों को तो भुखमरी तक का सामना करना पड़ा। पर तभी किस्मत से सायरन नाम की एक कंपनी को धरती से 47.3 ट्रिलियन किलोमीटर दूर थिया नाम के एक प्लेनेट के बारे में पता चला, जिसका वातावरण धरती के जैसा था और इंसान वहां पर रह सकते थे। साथ ही सबसे अच्छी बात यह थी कि उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से वहां पहुंचने में बस 27 महीने का समय लगने वाला था। इसीलिए अब अलग अलग तरह के लोगों को चुनकर कंपनी ने एक बड़े से स्पेसशिप में उन्हें स्लीपिंग पॉड में सुला दिया, जिसमें उनकी उम्र नहीं बढ़ती और वो तब तक सोते रहते जब तक स्पेसशिप थिया प्लेनेट पर नहीं पहुंच जाता। अब उसी स्पेसशिप में अचानक से एक दिन जॉन नाम के एक आदमी की आंख खुलती है, मगर उठने के बाद वो अगल बगल देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि असल में वो लोग अब तक थिया प्लेनेट पर नहीं पहुंचे थे और उसकी आंख बीच सफर में ही खुल गई थी। अब फिलहाल के लिए शॉन आसपास की चीजों को ध्यान से देखने लगता है और अब उसके दूसरे वाले चैम्बर में जाने पर उसे लाना नाम की एक लड़की मिलती है, जो कि खुद भी बीच सफर में ही हाइबरनेशन से बाहर आ गई थी। और अभी के लिए जब वो दोनों अपने ही कंपार्टमेंट में मौजूद बाकी पैसेंजर को देखते हैं तो वो सब भी अपने अपने स्लीपिंग पॉड से बाहर आ गए थे और किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि स्पेसशिप में ऐसी क्या खराबी हुई है जिसके कारण वो लोग बीच सफर में ही अपने स्लीपिंग पॉड से जाग गए। इस बारे में पता करने के लिए वो लोग स्पेसशिप में मौजूद सायरन कॉर्पोरेशन के क्रू मेंबर को ढूंढने का डिसाइड करते हैं, लेकिन अपने कंपार्टमेंट का कोना कोना छानने के बावजूद भी उन्हें सायरन कॉर्पोरेशन का कोई भी बंदा दिखाई नहीं देता। अब उनके पास गड़बड़ को पता करने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो स्पेसशिप के बीच में मौजूद पिलर से ऊपर वाले कंपार्टमेंट में जाएं और वहां की सिचुएशन को चेक करें। हालांकि ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था, क्योंकि इतनी ज्यादा ऊंचाई से गिरने से किसी की भी मौत हो जाती, मगर कोई और रास्ता ना होने की वजह से शॉन, लाना और एक और बंदा ऊपर जाने का फैसला करता है। तो वो लोग एक एक करके बाकी सारे फ्लोर्स को भी चेक करने लग जाते हैं, लेकिन किसी भी फ्लोर पर जाने पर उन्हें कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता, जिसका मतलब कि उनके कंपार्टमेंट के लोगों को छोड़कर स्पेसशिप के बाकी सारे लोग गायब हो चुके थे। लेकिन वो सारे अचानक से गए कहाँ? इसी बात का पता लगाने के लिए वो तीनों बाकी फ्लोर पर जाने लगते हैं, पर क्योंकि नीचे से वो तीनों किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, इसीलिए नीचे मौजूद लोग काफी ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं। तभी अचानक नीचे मौजूद बंदों को खंबे के पास में एक बटन दिखाई देता है, जिसको दबाने से क्या होने वाला था वो तो किसी को नहीं पता था, मगर अबूम नाम का बंदा बिना कुछ सोचे समझे उस बटन को दबा देता है। उस बटन को दबाने के साथ ही पिलर्स में मौजूद क्लैम्प्स अंदर जाने लग गए थे, जो देखकर शॉन, लाना और वो तीसरा आदमी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि फिलहाल के लिए वो तीनों पिलर्स पर मौजूद उन्हीं क्लैम्प्स का सहारा लेकर ऊपर वाले कंपार्टमेंट पर जा रहे थे। अभी वो लोग जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं, जिस दौरान शॉन और लाना तो किसी तरह से ऊपर वाले कंपार्टमेंट तक पहुंच गए थे, लेकिन उस तीसरे आदमी के ऊपर आने से पहले ही सारे क्लैम्प्स अंदर जा चुके थे, जिसकी वजह से उस आदमी की पिलर पर पकड़ नहीं बन पाती और वो शॉन और लाना के सामने ही नीचे गिरने लग जाता है। तब नीचे वाले कंपार्टमेंट में मौजूद बाकी सारे लोग भी उस आदमी को नीचे गिरते हुए देखते हैं, मगर कोई भी उसे बचा नहीं पाता और उस बेचारे आदमी की मौत हो जाती है। अब उस आदमी की मौत की वजह से शॉन और लाना को बहुत ज्यादा बुरा लगा था, पर शॉन इस बारे में कुछ भी ना कहकर एकदम शांत रहता है, जो देखकर लाना उससे पूछती है कि क्या तुमने पहले किसी को मरते हुए देखा है। शॉन इस बात का कोई भी रिप्लाई ना करके अपने पास्ट को याद करने लगता है, जब वो जापान का एक बहुत ही खतरनाक माफिया हुआ करता था और लोगों को जान से मारना उसका रोज का पेशा था। पर एक दिन उसके दुश्मनों ने उसके भाई को उसके सामने ही पकड़कर जान से मार दिया था, जिसके बाद से ही शॉन बहुत ज्यादा दुखी होकर खुद को भी खत्म करना चाहता था, मगर किस्मत से उसे उसी समय पर सायरन प्रोजेक्ट के लिए चुन लिया जाता है। जिसके बाद जब वो सायरन प्रोजेक्ट के ऑफिस में जाता है तो वहां पर उसे बताया जाता है कि किस तरह से सायरन प्रोजेक्ट वाले थिया प्लेनेट पर इंसानी कॉलोनीज को बसाना चाहते हैं, और इसके लिए उन्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो और अपनी किसी पास्ट ट्रॉमा की वजह से अर्थ पर ना रहना चाहते हो। तब सारी चीजें सुनने और समझने के बाद शॉन भी इस सफर का हिस्सा बनने के लिए मान जाता है, क्योंकि थिया प्लेनेट पर जाने से उसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया जाता और वो अपनी क्रिमिनल वाली लाइफ को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ बिता पाता। खैर अभी प्रेजेंट टाइम में शॉन इस बारे में लाना को कुछ भी नहीं बताता और उसके साथ उस कंपार्टमेंट को भी चेक करने लग जाता है। उस कंपार्टमेंट के अंदर घुसते ही जमीन पर खून के दाग लगे हुए थे, जिन्हें देखने के बाद उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, पर आसपास की चीजों को देखने पर वो लोग समझ पाते हैं कि वो लोग ऊपर चढ़ते चढ़ते कंट्रोल रूम में आ गए हैं। इसलिए अभी के लिए वो लोग स्पेसशिप की लिफ्ट को भी चालू कर देते हैं, जिसके बाद स्पेसशिप के ग्लास से बाहर देखने पर उन्हें पता चलता है कि उनके स्पेसशिप के पीछे का हिस्सा बहुत ही बुरी तरह से टूटा पड़ा था। इसका मतलब कि स्पेसशिप पक्का किसी न किसी चीज से टकराया होगा, जिस वजह से स्पेसशिप में गड़बड़ होने के कारण उन लोगों की नींद खुल गई और जो क्रू मेंबर पहले से होश में थे वो स्पेसशिप में मौजूद एस्केप पॉड लेकर वहां पर से भाग गए और नीचे वाले कंपार्टमेंट में मौजूद पैसेंजर्स को मरने के लिए छोड़ दिया। ये बात सच में काफी ज्यादा डरावनी थी, और इससे भी ज्यादा डरावना ये था कि अभी तक शॉन और लाना को ये बात समझ में नहीं आई थी कि वो फर्श पर पड़ा हुआ खून किसका है। अब उतने में ही वहां पर बाकी सारे लोग भी लिफ्ट से आ जाते हैं, जो खुद भी कंट्रोल रूम को ध्यान से देखने में लग गए थे, जिस दौरान ही केटी नाम की एक औरत को पास में रखा हुआ एक कम्युनिकेटर डिवाइस मिलता है और तभी एग्नेस नाम की एक दूसरी औरत कंट्रोल पैनल पर हाथ रखकर स्पेसशिप के सिस्टम को ऑन कर देती है, जिसके बाद सब लोग हैरान होकर स्पेसशिप को देख ही रहे थे कि तभी केटी को कम्युनिकेटर डिवाइस से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको सुनकर लाना और बाकी सभी केटी के पास पहुंच जाते हैं।
अब वो आदमी चिल्ला चिल्ला कर उनसे मदद मांगते हुए कह रहा था कि मैं क्रू का ही एक मेंबर हूँ और मुझे कंपार्टमेंट नंबर 50 में मदद की जरूरत है। इसके बाद लाना या फिर बाकी कोई उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही कम्युनिकेटर डिवाइस का सिग्नल चला जाता है और सब लोग बहुत ज्यादा खौफ में आ जाते हैं। उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उस क्रू मेंबर के साथ क्या हुआ होगा और उन्हें उसकी मदद करने के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं। इसी बात के पीछे सभी लोगों की आपस में बहसबाजी होने लग जाती है क्योंकि लाना, शॉन, केटी और हेनरी नाम का एक डॉक्टर उस आदमी की मदद करने के लिए जाना चाहते थे, मगर बाकी सबको डर था कि कहीं जिस चीज के कारण क्रू मेंबर की जान को खतरा है वो उन लोगों के वहां पर जाने से बाकी सबके लिए भी खतरा ना बन जाए। ये बात पता होने पर भी शॉन किसी भी हालत में उस आदमी की मदद करना चाहता था, इसलिए वो किसी की भी बातों को ना सुनकर हेनरी, लाना और केटी के साथ कंपार्टमेंट नंबर 50 में चला जाता है, जहाँ जाते ही उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और थोड़ा सा आगे जाने पर उन्हें खून में सनी हुई एक क्रू मेंबर बेहोश दिखाई देती है जिसके हाथ के पास बंदूक भी मौजूद थी। अभी उस गन को चेक करने पर शॉन को पता चलता है कि उस औरत ने किसी के ऊपर बंदूक का इस्तेमाल भी करा था, जिसका मतलब कि सच में इस कंपार्टमेंट में कुछ तो बहुत ही खतरनाक है जिसने ही वहां मौजूद क्रू मेंबर पर हमला करा है। अभी शॉन और उसके साथी इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी शॉन और लाना को पास में मौजूद एक चैम्बर में से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर जब वो चैम्बर के गेट के पास जाते हैं तो उन्हें चैम्बर के गेट पर काफी सारे खून के धब्बे दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। पर इसके बावजूद वो लोग जैसे तैसे हिम्मत करते हुए चैम्बर के अंदर जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ खून ही खून बिखरा पड़ा था, जिसे देखते हुए वो लोग जब आगे जाते हैं तो उन्हें स्पेसशिप की बॉडी के अंदर एक बहुत ही बड़ा सा मीटियोर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि उनके स्पेसशिप की ये हालत उसी मीटियोर की वजह से हुई है। वो दोनों अब उस मीटियोर को देख ही रहे थे कि तभी अचानक से एक क्रू मेंबर आकर शॉन के ऊपर हमला करता है और उसके अगले ही पल खुद भी जमीन पर गिर पड़ता है। वहीं अब तक चैम्बर के बाहर मौजूद बेहोश क्रू मेंबर एवेलिन को भी होश आ जाता है, जो होश में आते ही डरते हुए हेनरी से कहने लगती है कि चैम्बर के अंदर मौजूद किसी भी इंसान को बाहर लेकर मत आना क्योंकि वो असल में इंसान नहीं बल्कि दरिंदे हैं। ये सुनकर हेनरी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता, पर एवेलिन उसे बताती है कि थिया प्लैनेट की तरफ जाते हुए अचानक से उनके स्पेसशिप से एक मीटियोर आकर टकरा गया था जिसने ही उनके स्पेसशिप की ये हालत कर दी और उसी मीटियोर के साथ साथ एक खतरनाक पैरासाइट एलियन क्रीचर भी स्पेसशिप पर आ गया था जो इंसानों के शरीर के अंदर जाकर उनके दिमाग पर कब्जा कर लेता है और बाद में उन्हें तड़पा तड़पा कर जान से मार देता है। ये बात सुनने के बाद तो हेनरी और केटी के पूरी तरह से होश उड़ गए थे और फिलहाल के लिए उन्हें शॉन और लाना की भी टेंशन होने लग गई थी। इधर अब तक शॉन और लाना उस क्रू मेंबर को संभालने की कोशिश करने लग गए थे, जिस दौरान ही उन्हें क्रू मेंबर की आवाज सुनकर समझ में आ जाता है कि असल में वो वही आदमी था जिसने उन्हें कांटेक्ट करके मदद की गुहार लगाई थी। इसीलिए लाना उसे लगातार संभालने की कोशिश करती रहती है, मगर वो आदमी अजीब तरह से चिल्लाते हुए कहता है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पर से निकल जाओ। ये बात सुनने के बाद तो शॉन और लाना को भी कुछ भी समझ में नहीं आता, पर तभी अचानक उस आदमी के सर में बहुत जोर से दर्द होने लगता है और उस समय पर लाना और शॉन के उसे बहुत ज्यादा संभालने की कोशिश करने पर भी वो आदमी बस छटपटाता रहता है। इसके बाद अचानक से वो रुककर अपने हाथ को देखता है, जिस दौरान उसके हाथ की हड्डियां अपने आप टूटे जा रही थी, जो देखकर लाना और शॉन तो दंग रह जाते हैं। पर फिलहाल के लिए वो कुछ कर पाते उससे पहले ही वो आदमी अपने कमर की हड्डी को 360 डिग्री पर मोड़कर पापी चुड़ैल की तरह उल्टा चलना शुरू कर देता है और उसकी सारी हड्डियां टूटने से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर तो लाना और शॉन की फट के 4 से 64 हो गई थी और उन्हें समझ में आ गया था कि वहां पर मौजूद खतरनाक चीज तो उनके दिमाग से भी परे है। अब वो वहां पर से निकलने वाले थे, लेकिन उनके निकलने से पहले ही उन्हें आगे से किसी और के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो आगे जाकर देखते हैं तो वहां पर उन्हें काफी सारे पैसेंजर और क्रू मेंबर की लाशें दिखाई देती हैं। उन्हीं लाशों के बीच में टाइलर नाम का एक आदमी भी बैठा हुआ था जिसके पैर में गोली लगी थी और उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब थी, पर अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। तब शॉन को लगता है कि शायद टाइलर भी पीछे मौजूद इंसान की तरह अचानक से बौखला जाएगा, इसीलिए वो उसको शूट करके खत्म करने वाला होता है, मगर लाना उसे ऐसा करने से मना करते हुए टाइलर की मदद करने के लिए कहती है। इसीलिए तब लाना और शॉन टाइलर को उठाकर चैम्बर से बाहर लेकर आ जाते हैं, जिसे देखते ही हेनरी शॉन और लाना के पास जाकर उन्हें एवलिन की सारी बातों के बारे में बताता है, जो सुनते ही शॉन और लाना डरते हुए टाइलर को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तब टाइलर अपनी जान बचाने के लिए शॉन से उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करता है, मगर अपनी माफिया वाली स्किल के कारण शॉन अगले 3 सेकंड के अंदर उसका मोर बनाकर उसे एक ग्लास चैम्बर में बंद कर देता है। तभी हेनरी और केटी भी टाइलर के बारे में जानने के लिए एवलिन को उसके पास लेकर आ जाते हैं, जिस दौरान एवलिन को देखकर टाइलर उनसे कहने लग गया था कि असल में वो एलियन क्रीचर मेरे माइंड में नहीं बल्कि एवलिन के माइंड में है, जिसको रोकने के लिए ही जब मैं चैम्बर के अंदर गया था तो वो मुझे गोली मारकर बाहर आ गई थी। इस पर एवलिन कहती है कि टाइलर झूठ बोल रहा है और असल में स्पेसशिप में दिक्कत होने के बाद मैं उस चैम्बर के अंदर गई थी, जहां पर उसने ही मेरे ऊपर अचानक हमला करके मुझे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया, पर जैसे तैसे मैं उसके पैर पर गोली मारकर बाहर आके बेहोश हो गई। तब उन दोनों की बहसबाजी सुनकर शॉन और उसके साथी को समझ ही नहीं आता कि उन्हें किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। तभी घायल होने के कारण एवलिन की हालत और भी काफी ज्यादा खराब होने लगती है, जो देखकर शॉन सबसे एवलिन की बातों पर भरोसा करने को कहता है और हेनरी उसकी बात मानकर एवलिन को मेडिकल रूम में ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर देता है।
इधर केटी भी अब तक कंट्रोल रूम में मौजूद बाकी सारे जनों के पास जाने के लिए निकल गई थी, जबकि शॉन और लाना अभी भी टाइलर के ग्लास चैम्बर के पास ही रुके हुए थे। तब कुछ सोचते हुए शॉन लाना के साथ टाइलर के ग्लास चैम्बर के अंदर चला जाता है और अचानक से टाइलर से पूछता है कि हम तुम्हारा इलाज किस तरह से कर सकते हैं। इस बात पर टाइलर कोई भी जवाब नहीं दे पाता, जो देखकर शॉन समझ जाता है कि वो एलियन क्रीचर पक्का टाइलर के दिमाग में ही है। असल में टाइलर के पास एक क्रू बैच भी मौजूद था, जिसके हिसाब से टाइलर एक डॉक्टर था, और वही चीज देखने के बाद शॉन ने जानबूझकर टाइलर से ये सवाल करा था। अब अपनी सच्चाई सामने आने पर टाइलर शॉन को धक्का देते हुए उसकी बंदूक को छीनता है और उस पर ही तान देता है। पर अभी शॉन को बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो पास में खड़ी लाना से कहता है कि टाइलर को शूट करके खत्म कर दो। अब लाना ऐसा करना चाहती थी, मगर किसी वजह से वो चाहते हुए भी अपनी बंदूक के ट्रिगर को नहीं दबा पाती, और तभी टाइलर को शॉन की तरफ गोली चला देता है। पर उस बंदूक से गोली चलती ही नहीं है, क्योंकि असल में शॉन ने उस बंदूक को अपने पास रखने से पहले उसके सेफ्टी लॉक को ऑन कर दिया था। अभी मौके का फायदा उठाकर शॉन बिजली की रफ्तार से टाइलर के हाथों से बंदूक छीन लेता है और टाइलर को ही शूट करके खत्म कर देता है। वहीं अब तक जो लोग कंट्रोल रूम में थे, उनके पास केटी आकर उन्हें सब कुछ बता देती है, जो सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। पर तभी एग्निस नाम की वही लड़की जिसने पहले स्पेसशिप के सिस्टम को चालू करा था, वो स्पेसशिप के कंप्यूटर को हैक करके स्पेसशिप की इंफॉर्मेशन निकालने लगती है। अब वैसे असल में एग्निस एक हैकर थी, जिसे कंप्यूटर को हैक करके पता चलता है कि असल में उन लोगों के जगने के बस 2 घंटे पहले ही काफी सारे क्रू मेंबर एस्केप पॉड को लेकर स्पेसशिप से बाहर निकल गए थे, जिसका मतलब अब अगर उन लोगों को स्पेसशिप में जिंदा रहना था तो उन्हें स्पेसशिप की सारी चीजें खुद से मैनेज करनी पड़ेंगी। ये सुनकर लोगन नाम का बंदा भड़क जाता है और बाकी सबके पास से स्पेसशिप के जिम एरिया में चला जाता है। तभी बाकी सारे लोग भी उसी एरिया में आकर एंजॉय करने लग गए थे, जिसके कुछ समय बाद अचानक से वो लोग नोटिस करते हैं कि लोगन वापस से गायब हो गया है। ये जानकर केटी उसे जल्दी से ढूंढने के लिए जाती है और लोगन उसे एक कमरे में जमीन पर पड़ा तड़पता हुआ दिखाई देता है, जो देखकर केटी उसकी मदद करने के लिए चली जाती है। पर कहीं ना कहीं उसे डर था कि कहीं लोगन के दिमाग के अंदर भी कोई एलियन क्रीचर न चला गया हो। क्या वहीं दूसरी तरफ एग्नेस अभी भी स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में ही थी, जहां उसे कंप्यूटर से एक खुशखबरी मिलती है कि मीटियोर के टकराने के बावजूद भी स्पेसशिप के इंजन में कोई भी खराबी नहीं आई थी और वो लोग अभी भी बस 9 दिनों में थिया प्लेनेट तक पहुंच जाएंगे। इस बारे में खुशी से एग्नेस पास में बैठे हुए विंसेंट नाम के आदमी को बताती है, जो इस बात को सुनकर खुद भी काफी ज्यादा खुश होता है। तभी अचानक एग्नेस की नाक से खून निकलने लग गया था, जो देखकर एक बार को तो विंसेंट को भी लग रहा था कि शायद एग्नेस के अंदर भी एलियन क्रीचर चला गया है। मगर एग्नेस इस बात पर एकदम इनकार करके कहती है कि उसकी नाक से खून उसकी पुरानी बीमारी के कारण आ रहा है। ये सुनकर विंसेंट शांत हो जाता है, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि इस शिप पर आने वाले सभी लोग किसी न किसी बहुत बड़े पास्ट ट्रॉमा से गुजरे हैं, जिसकी वजह से सबके साथ कोई ना कोई दिक्कत है। वहीं किस्मत से लोगन के दिमाग में भी कोई एलियन क्रीचर मौजूद नहीं था और वो जमीन पर गिरकर बस अपनी पुरानी मिर्गी की बीमारी की वजह से तड़प रहा था, जो समझकर जैसे तैसे केटी उसकी हालत को स्टेबलाइज कर देती है। अपनी मिर्गी की बीमारी के कारण लोगन को बहुत ज्यादा शर्म भी आया करती थी, मगर केटी उसको समझाती है कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई खामी जरूर होती है। ये बात सुनकर लोगन को बहुत अच्छा लगता है और अब कहीं ना कहीं वो केटी को पसंद करने लग गया था। अब वैसे वहीं दूसरी तरफ लाना का भी एक बहुत ही बुरा पास्ट ट्रॉमा था, जिसकी वजह से ही वो बंदूक हाथ में होने के बावजूद भी टाइलर को शूट नहीं कर पाई थी। इसीलिए वो बाद में शॉन से माफी भी मांगती है और शॉन भी उसको माफ कर देता है। खैर अभी उस एलियन क्रीचर के बारे में और ज्यादा जानने के लिए वो लोग कंपार्टमेंट नंबर 50 के उसी सीक्रेट चैम्बर में वापस से जाते हैं, जहां पर जाने के बाद उन दोनों के सामने एक बहुत ही खौफनाक बात आती है। असल में उस चैम्बर के अंदर 10 पैसेंजर्स के लिए स्लीपिंग पॉड बनाए गए थे और एवलिन की बातों के हिसाब से चैम्बर के अंदर मौजूद सभी लोग मारे गए थे। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वहां पर पैसेंजर की सिर्फ 9 ही लाशें मौजूद थी। इसका मतलब कि उन 10 में से एक पैसेंजर उनकी नजरों से बचकर किसी तरह से चैम्बर से बाहर चला गया है, जिसके दिमाग में पक्का वो एलियन क्रीचर भी मौजूद होगा। पर अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि किसी भी पैसेंजर को पर्सनली ना जानने की वजह से वो लोग बाहर जाकर उस पैसेंजर को पहचान नहीं सकते थे। इसका मतलब साफ था कि बाहर मौजूद सभी लोगों की जान बहुत ज्यादा खतरे में है और एक एक करके वो एलियन क्रीचर सभी लोगों को जान से मार देगा। ऐसे खौफनाक दृश्य के बारे में सोचते ही शॉन को तो इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो लाना के ऊपर शक करते हुए उस पे ही बंदूक तान देता है। इससे गुस्से में आकर लाना ने भी उसके ऊपर बंदूक तान दी थी, पर बाद में वो दोनों इस बात पर शांत होते हैं कि वो अभी के लिए एवलिन के जगने का इंतजार करेंगे और एवलिन के जगने के बाद उसे स्पेसशिप के अंदर मौजूद सभी लोगों को दिखाएंगे, जिससे एवलिन बड़े आराम से उस इंसान को पहचान जाएगी जिसको स्पेसशिप के लॉन्च के टाइम पर कंपार्टमेंट 50 के इस चैम्बर में रखा गया था। वहीं हेनरी ने अब तक एवलिन की हालत को स्टेबल तो कर दिया होता है, पर ज्यादा ब्लड लॉस होने के कारण वो कोमा में जा चुकी थी। अब उस समय पर एवलिन को कोमा में वो पल याद आता है जब सायरन के शिप को अर्थ से लॉन्च करा गया था। उस दौरान एवलिन का काम ये था कि वो डॉक्टर टेलर के साथ रोज सभी पैसेंजर के पॉड को चेक करे, ताकि अगर कभी भी किसी पॉड में दिक्कत आए तो उसे हाथों हाथ सही करा जा सके। वो अपने काम को बहुत ही ज्यादा मन लगाकर करा करती थी और फिर एक दिन जब वो अपने काम को खत्म करके सोने के लिए अपने स्लीपिंग पॉड में जाती है
तभी थोड़ी देर बाद अचानक से स्पेसशिप में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है और स्पेसशिप के सोलर पैनल बहुत ही तेज लाइट को स्पेसशिप की तरफ फेंकने लगते हैं। इसकी वजह से स्पेसशिप में थोड़ी सी गड़बड़ भी हो गई थी, पर इस पूरे इंसिडेंट में सबसे ज्यादा खराब किस्मत एवेलिन की थी, क्योंकि इस गड़बड़ के दौरान वो लाइट एवेलिन के स्लीपिंग पॉड पे एकदम सीधी आके पड़ती है, जिसके कारण एवेलिन को टेम्पररी ब्लाइंडनेस का सामना करना पड़ता है। तब एवेलिन को इस तरह से देखकर टायलर उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और फिर एवेलिन की आंखें पूरी तरह से सही होने के बाद वो टायलर की अच्छाई को देखते हुए उसके साथ रिलेशन में आ जाती है। उन दोनों के रिलेशन में आने के बाद उन दोनों ने स्पेसशिप के ऊपर वाले फ्लोर को सस्ता ओयो बनाकर वहां पर रोज कसरत करना शुरू कर दिया था। फिर इसके कुछ दिनों बाद स्पेसशिप पर मौजूद क्रू किसी तरह से स्पेसशिप को भी पूरी तरह से सही कर लेता है, जिससे सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और थिया प्लेनेट की तरफ अपने सफर को वापस से चालू कर देते हैं। लेकिन एक दिन उनके स्पेसशिप के सारे अलार्म एक बार वापस से बजने लग जाते हैं और तभी अचानक एक बहुत ही बड़ा सा मीटियोर उनके स्पेसशिप के सोलर पैनल को बर्बाद करते हुए सीधा कंपार्टमेंट नंबर 50 के चैम्बर में घुस जाता है, जिसकी वजह से इस बार स्पेसशिप का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तब नुकसान को चेक करने के लिए टायलर अपने एक साथी के साथ जल्दी से कंपार्टमेंट 50 में बने चैम्बर में जाता है और थोड़ी देर बाद एवेलिन को कांटेक्ट करके बताता है कि नीचे मीटियोर के साथ कुछ एलियन क्रीचर आ गए हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और उन्होंने कत्लेआम मचा दिया है। इस बात को तुरंत ही एवेलिन स्पेसशिप के कैप्टन के पास जाकर बताती है और उससे टायलर के लिए मदद भेजने को कहती है, लेकिन कैप्टन इस बात को सुनने के बाद किसी भी हाल में बाकी किसी की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। और वैसे भी अब वो लोग थिया प्लेनेट से बस 9 दिन की दूरी पर थे, इसीलिए वो एवेलिन को उनके साथ स्पेस पॉड की मदद से भागने को कहती है। मगर एवेलिन अपने प्यार यानी कि टायलर को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो सबको जाते हुए देखकर भी खुद बंदूक लेकर टायलर की मदद करने के लिए नीचे आ जाती है। उस दौरान कंपार्टमेंट 50 के चैम्बर में घुसते ही उसे वहां पर एक बहुत ही भयानक मंजर देखने को मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर काफी सारे लोग मारे जा चुके थे और अभी हाइबरनेशन में मौजूद एक पैसेंजर बहुत ही बुरी तरह से तड़प रहा था। तड़पने के बाद वो कुछ ही देर में मर जाता है, जो देखकर एवेलिन घबराते हुए जल्दी से टायलर को ढूंढने की कोशिश करने लगती है और थोड़ा सा आगे जाने पर उसे टायलर मिल भी जाता है, मगर वो एवेलिन की तरफ देखे बिना ही उसे वहां पर से बाहर जाने के लिए कह रहा था और बताया जा रहा था कि मेरे दिमाग में कुछ तो ऐसा चला गया है जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और धीरे धीरे मेरी बॉडी भी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। अभी एवेलिन को ये बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई थी और उसे लग रहा था कि शायद वो टायलर को किसी तरह से सही करने का तरीका ढूंढ लेगी, इसीलिए वापस से वो उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहती है। मगर टायलर इस बार उसके ऊपर अचानक से एक बहुत ही खतरनाक हमला कर देता है, जिससे एवेलिन खुद भी काफी ज्यादा घायल हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि अब ये टायलर वो टायलर नहीं है जो उसको प्यार करा करता था। इसीलिए अब एवेलिन टायलर को सही करने के बारे में ना सोचकर खुद उसके पैर में गोली मारती है और जैसे तैसे घायल हालत में चैम्बर से भागने में कामयाब हो जाती है। फिर प्रेजेंट टाइम में जैसा कि शॉन और लाना समझ गए थे कि अब जिंदा सिर्फ तभी रहा जा सकता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ रहें, क्योंकि लोगों को एक साथ देखकर एलियन कभी भी उनके ऊपर हमला नहीं करेगा। इसीलिए वो इस बारे में बाकी सबको भी बता देते हैं और साथ ही उन्होंने बाकी सबको एवेलिन के बारे में भी बता दिया था। पर ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब अपनी सच्चाई छुपाने के लिए वो एलियन एवेलिन के जागने से पहले ही उसे मार देगा। खैर अभी जब हेनरी अकेले एवेलिन के पास था, तभी पूरे स्पेसशिप में अचानक से फायर अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं, जो देखकर हेनरी बाहर जाकर अपनी एक साथी से एवेलिन का ध्यान रखने को कहता है और खुद अपनी एक दूसरी साथी के साथ स्पेसशिप में हुई गड़बड़ को देखने के लिए चला जाता है। फिर थोड़ा सा दूर जाते ही उससे लाना और साथी शॉन भी मिल जाते हैं, जो हेनरी और उसकी साथी को देखकर समझ गए थे कि वो एलियन असल में अब एवेलिन को जान से मारना चाहता है, इसीलिए ही उसने हेनरी को एवेलिन से दूर करा है। ये बात समझ जाते ही वो लोग जल्दी से वापस से एवेलिन के पास जाने लग गए थे, पर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हेनरी के मेडिकल रूम से निकलने के कुछ सेकंड बाद ही उस एलियन ने किसी तरह से हेनरी की साथी को भी मेडिकल रूम के बाहर बुलाकर बेहोश कर दिया था, जिसके बाद वो एवेलिन के पास जाकर उसकी सांस रोकते हुए उसे जान से मारने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच बाहर भागते हुए शॉन और साथी लाना पहुंच जाते हैं और उन्हें ये बात पता चलती है कि एलियन ने जिस इंसान के ऊपर कब्जा करा था वो इंसान विंसेंट था। अभी वो लोग विंसेंट को रोकने के लिए जल्दी से मेडिकल रूम के दरवाजे को खोलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से विंसेंट का ध्यान थोड़ा सा भटक जाता है, जिसके अगले ही पल किस्मत से एवेलिन भी अपने कोमा से बाहर आ जाती है और पास में रखे एक सर्जिकल ब्लेड को उठाकर विंसेंट को घायल कर देती है। तब अपनी जान बचाने के लिए विंसेंट इमरजेंसी एग्जिट से भागकर स्पेसशिप के दूसरे एरिया में आ जाता है, जहां आने के बाद उस एलियन क्रीचर को समझ में आ गया था कि अब उसे विंसेंट के शरीर को छोड़कर किसी और के शरीर पर कब्जा करना पड़ेगा। वहीं लाना भी मेडिकल रूम का दरवाजा खोलकर जैसे तैसे अंदर आकर एवेलिन को संभालने की कोशिश करने लगती है, जिस दौरान हेनरी और शॉन विंसेंट को ढूंढने के लिए पूरी स्पेस के चक्कर मारने लग गए थे। लेकिन उन लोगों के विंसेंट को ढूंढने से पहले ही विंसेंट ने अपने उस टारगेट को ढूंढ लिया था जिसके अंदर अब वो अपने एलियन वाले शरीर को डालने वाला था। उसका नया टारगेट कोई और नहीं बल्कि खुद लोगन होता है, इसीलिए वो अकेले में लोगन को दबोचकर अचानक से उसके सर पर एक फायर एक्सटिंग्विशर मारता है और एलियन उसके गले को पकड़कर अपने शरीर को विंसेंट की आंखों के रास्ते से लोगन के शरीर के पास लेकर आने लगता है।
इस दौरान लोगन बचने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था और अभी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पर केटी, शॉन और हेनरी तीनों आ गए थे, जिन्हें देखकर विंसेंट अपना काम खत्म करे बिना ही वहां पर से भागने लगता है। जिस दौरान विंसेंट के लिफ्ट में जाते समय शॉन ने उसके एक गोली भी मार दी थी, पर इसके बावजूद जैसे तैसे विंसेंट स्पेसशिप के नीचे वाले हिस्से में आने में कामयाब हो जाता है। इसके थोड़ी देर बाद ही जब हेनरी और शॉन भी उसे ढूंढते हुए नीचे आते हैं, तभी हेनरी की नजर नीचे मौजूद टाइलर की डेड बॉडी पर पड़ती है, जिसे शॉन ने मारने के बाद वहीं पर छोड़ दिया था। और जैसा कि टाइलर के शरीर के अंदर भी सेम एलियन क्रीचर था, इसीलिए हेनरी टाइलर की डेड बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए शॉन से उस डेड बॉडी को उसकी लैब में पहुंचाने के लिए बोलता है, जहां पर एवलिन भी मौजूद थी, जो अपने बॉयफ्रेंड टाइलर की डेड बॉडी को देखकर काफी ज्यादा दुखी होती है, पर पैसेंजर में ही मौजूद थोड़ी सी मोटी सी नर्स जैसे तैसे उसको संभाल लेती है। इसके बाद हेनरी शॉन की मदद से टाइलर के स्काल्प को काटकर उसके ब्रेन को ओपन करता है, जिसके बाद टाइलर के दिमाग में उसे पैरासाइट एलियन की मरी हुई बॉडी भी दिखाई देती है। लेकिन एलियन की डेड बॉडी को देखने के बावजूद भी हेनरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कैरबी के लिए शॉन और लाना को ये बात तो समझ आ गई थी कि विंसेंट स्पेसशिप के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए उन्हें जल्दी से जल्दी विंसेंट को ढूंढकर खत्म करना पड़ेगा। यही सोचकर वो लोग वापस से उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जिस दौरान वो विंसेंट को ढूंढने के लिए विंसेंट के जमीन पर गिरे हुए खून का पीछा कर रहे थे, जिसका पीछा करते करते वो लोग एक डेड बॉडी रूम में पहुंच जाते हैं, जिसमें इस स्पेस मिशन के दौरान मरने वाले लोगों की बॉडीज को रखा जाता था। पर अभी जैसे ही लाना और शॉन अंदर जाते हैं, वैसे ही बाहर से विंसेंट अचानक से उस कमरे के दरवाजे को लॉक कर देता है और बाहर लगी टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस से रूम के टेम्परेचर को इतना ज्यादा गिरा देता है कि अगर उस टेम्परेचर में शॉन और लाना ज्यादा देर तक रुकते तो उन लोगों की मौत होनी पक्की थी। अब ऐसा विंसेंट ने जानबूझकर करा था, क्योंकि वो जानता था कि जब तक शॉन और लाना बाहर रहेंगे तब तक वो किसी को भी अपना नया टारगेट नहीं बना पाएगा। अब उन दोनों को कैद करने के बाद वो कम्युनिकेटर डिवाइस की मदद से उस नर्स को कांटेक्ट करता है, जो एवलिन का ध्यान रख रही थी, और वो थोड़ी सी मोटी नर्स असल में बहुत ज्यादा इमोशनल के साथ साथ बहुत ज्यादा मासूम भी थी। इसीलिए जब विंसेंट कॉल पे उसके सामने परेशानी और दर्द में होने का दिखावा करता है, तो उसे विंसेंट की बातों पर भरोसा हो जाता है और वो उसकी मदद करने के लिए किसी को बिना बताए उस जगह पर जाने लग जाती है जहां पर विंसेंट ने उसे बुलाया था। इस बीच उस डेड बॉडी रूम में शॉन और लाना ठंड से ठिठुर रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग अपनी जान को कैसे बचाएंगे। वहीं वो थोड़ी सी मोटी नर्स अब तक विंसेंट के पास पहुंच गई थी, जो कि शुरुआत में तो विंसेंट के पास जाने में डर रही होती है, जो देखकर विंसेंट उसके सामने रोने का ड्रामा करता है, जिससे खुद भी इमोशनल होकर वो थोड़ी सी मोटी नर्स विंसेंट के पास चली गई थी। तब विंसेंट मौका पाकर तुरंत ही उसकी गुद्दी पकड़कर उसे जमीन पर बिछा देता है और उस थोड़ी सी मोटी सी नर्स के अंदर वो एलियन क्रीचर जाने की कोशिश करने लग जाता है। अब वैसे क्या एलियन उस थोड़ी सी मोटी सी नर्स के अंदर जाने में कामयाब हो पाएगा? क्या शॉन और लाना किसी तरह से खुद को बचा पाएंगे या फिर उन दोनों में से किसी को अपनी जान गंवानी पड़ेगी? चलो मान लो अगर वो दोनों बच भी जाते हैं तो वो कैसे बचेंगे और उस एलियन क्रीचर को कैसे मारेंगे? और अब तक का सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वो लोग थिया प्लैनेट पर पहुंच पाएंगे या फिर ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। माफ करना, कॉलेज के एग्जाम के चलते मैं इन सब सवालों के जवाब आपको इस कहानी के सेकंड पार्ट में दूंगा, क्योंकि पढ़ाई करने के कारण मैं अभी के लिए ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता। पर वैसे क्या आप लोग इसके सेकंड पार्ट को देखना चाहते हो? मतलब कि क्या आपको इस सीरीज की कहानी पसंद आ रही है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। हर बार की तरह अगर 100 लोग भी इसके सेकंड पार्ट को देखने के लिए कमेंट करते हैं तो ये मेरा वादा है कि मैं अपने एग्जाम के बीच में इसके सेकंड पार्ट को उन 100 लोगों के लिए भी जरूर लेकर आऊंगा। अब वैसे उन सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट जिनके एग्जाम चल रहे हैं। बाकी इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सीरीज की कहानी पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं इसी तरह की और मजेदार कहानियां चैनल पर लाता रहूंगा, पर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।